एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आपके चैनल में। और आज से पहले जितने भी वीडियोस मैंने डाले उन सब में पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट था, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं। आज के क्लास में हम बेसिकली साइंस का, ऐसे तो ये 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 है, द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उस चैप्टर को देखेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इवन आ सकता है, तो आप समझने का कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैटर क्या होता है? हर वो चीज जिसके पास अपना एक पर्टिकुलर मास होता है और जो किसी पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। पहले के दिनों में हम ये मानते थे कि दुनिया में जितना भी सब्सटेंस है वो सारे चीज पंच तत्व से बने हुए हैं, और आज उसी चीज को हम समझेंगे जिसे हम मैटर का नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैटर के 3 स्टेट हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिफरेंस देख लेंगे पहले। एक वर्ड है मॉलिक्यूलर स्पेस, कि जो कंस्टिट्यूटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में कितना स्पेस होता है। तो अगर हम सॉलिड में बात करें तो सॉलिड में ये बिल्कुल कम होता है, मिनिमम होता है, जबकि ये लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, ठीक ठाक होता है, जबकि गैस में ये मैक्सिमम होता है। अगर हम मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को देखें तो सॉलिड में मॉलिक्यूल का मूवमेंट बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। लिक्विड में ये इंटरमीडिएट होता है, जबकि गैस में ये मैक्सिमम होता है। तीसरा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस अट्रैक्शन से, जिस ताकत से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपने तरफ खींच के रखता है उसे हम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो सॉलिड में ये मैक्सिमम होता है और इसलिए सॉलिड का जो शेप होता है वो रिजिड होता है, उसे जैसे आप रख देंगे वैसे ही रहेगा। जबकि लिक्विड के अंदर ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है, जिसकी वजह से लिक्विड हमेशा, जिस भी आप कंटेनर में उस लिक्विड को डाल रहे हैं, वो लिक्विड उस कंटेनर के शेप को ले लेगा। जबकि गैस में ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है और इसकी वजह से हमेशा मॉलिक्यूल्स जो गैस के होते हैं वो हमेशा वॉल्स ऑफ द कंटेनर की तरफ प्रेशराइज करते रहते हैं। और यही कारण है कि जैसे सपोज कि आपके गैस में, आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है उसका नॉब ऊपर में होता है, लेकिन अगर आप ऊपर से भी उसे ओपन करते हैं तो फाइनली वो गैस बाहर आने लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लूइडिटी के बारे में, तो फ्लूइड किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो फ्लूइड हर वो चीज जो फ्लो कर सकता है। तो फ्लो कौन कर सकता है? लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में ये फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं होता है, जबकि लिक्विड में ये ठीक ठाक होता है और गैस में ये मैक्सिमम होता है। अगला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कितना होता है उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के टाइम में वो पजेस करता है। तो सॉलिड क्योंकि बहुत कम मूव करता है इसलिए काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर मिनिमम होता है, जबकि लिक्विड के अंदर वो ठीक ठाक होता है और गैस के अंदर वो मैक्सिमम होता है। यहां पे एक बात मैं आपको बता देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, जबकि जैसे जैसे आप उसे ठंडा करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता चला जाता है। और यही कारण है, जैसे आप कभी सोचते होंगे कि जब हमारे घर में खाना बनता है या फिर अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो गर्म खाने का खुशबू दूर तक क्यों आ जाता है, या फिर जले हुए अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक का जो फ्रेगनेंस है, स्मेल है, वो दूर तक क्यों आ जाता है? उसके पीछे एक रीजन है कि जैसे आपने उस खाना को गर्म किया या फिर इंसेंस स्टिक को आप इग्नाइट किए तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तो उसका मॉलिक्यूल जो होता है वो
मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो टूटने लगता है और वो कहीं कहीं वो दूर तक जाने लगता है। इसलिए गर्म खाने का खुशबू आपको दूर तक आ सकता है, अगरबत्ती की खुशबू दूर तक आ सकती है जब वो जला हुआ है। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर का स्केल होता है। तो एक केल्विन स्केल होता है और एक दूसरा सेल्सियस स्केल होता है। तो जब भी आपके पास केल्विन स्केल में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है और अगर उसे आप सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है आपने, तो आपने उस केल्विन डिग्री में माइनस करना है 273, तो आपके पास सेल्सियस आ जाएगा। सपोज कि आपके पास टेम्परेचर है 273 डिग्री केल्विन, उससे आपने माइनस किया 273, तो सेल्सियस में आने के बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा। जबकि अगर सेल्सियस को आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो उसमें आपने प्लस करना है 273। इसके बाद हम इस बात को देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं ये बेसिकली इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है और गैस को लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उन सारे वर्ड्स को हम जानने का कोशिश करते हैं। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन, इसे आप मेल्टिंग भी कह सकते हो। जबकि अगर लिक्विड वापस सॉलिड में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जबकि लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे वेपोराइजेशन कहते हैं और गैस को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। एक बात और, अभी आपने देखा कि पहले डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि बर्फ जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड वाटर के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जब उसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो आपने ये चीज देखा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चीजें कन्वर्ट हो रही है। और जब आप उस वाटर वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, जैसे हम खाना बनाने के बाद, पानी बॉईल करने के बाद, पानी को उबालने के बाद हम जब उसे छोड़ देते हैं और कुछ देर के बाद देखते हैं जब हम गैस ऑफ कर देते हैं तो उसमें हम देखते हैं ऊपर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जो वाटर वेपर ऊपर था वो गैसेस स्टेट में था, आपने अब उसका टेम्परेचर कम कर दिया। दैट मीन्स अब आप कोई सपोर्टिव टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस वाटर को, से वाटर है उसे आप फ्रिज में रख देंगे, मतलब टेम्परेचर और डिक्रीज किया तो अब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसके साथ साथ एक चीज अब आपको नया जानना है कि कभी कभी सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए गैस स्टेट में पहुंच जाता है, या कई एक बार गैस बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए सॉलिड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं और सब्लिमेशन का एग्जांपल हो सकता है कैम्फोर, जिसे आप कपूर कहते हैं, या फिर नेफ्थलीन बॉल जो कुछ कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए आप अपने कपड़ों के बीच में डाल के स्टोर करते हो। तो ये दोनों चीज के बारे में आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा तो ये सॉलिड से बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए गैस में चेंज हो जाता है और डिसअपीयर हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट में। ये दो एग्जाम्पल काफी है शायद। इसके साथ साथ अगर हम गैस की बात करें तो गैस भी डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे डिपोजिशन कहते हैं। और डिपोजिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्रॉस्ट हो सकता है, जहां पे वाटर वेपर सीधा फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मुलायम स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल हो सकता है डिपोजिशन का, जैसे हम सॉलिड CO2 की बात करते हैं तो सॉलिड CO2 को सबसे पहले तो हम ड्राई आइस भी कहते हैं, और सॉलिड CO2 डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन के प्रोसेस से। इसके साथ साथ दो बातें और जान लीजिए आप। जब भी आप फ्रिज से किसी भी कोल्ड ड्रिंक या बॉटल को आपने बाहर में निकाल के रख दिया
तो आप देखते होंगे कि उसके आउटर एज पे या आउटर कवरिंग पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको कुछ मिनटों के बाद नजर आने लगते होंगे। ये कैसे होता है? तो बेसिकली टेम्परेचर शेयर होता है इन्वायरमेंट में। अगर एक गर्म चीज है या फिर एक ठंडा चीज है, जब उसे चेंज्ड इन्वायरमेंट में रखेंगे तो जो गर्म चीज है वो अपने टेम्परेचर को शेयर करेगा इन्वायरमेंट से, और उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। और इसके साथ साथ जो सराउंडिंग एरिया जो था, जो ठंडा था, वो उस गर्म चीज से अपने टेम्परेचर को शेयर करेगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर, उस गर्म चीज का टेम्परेचर कम होने लग जाता है। उसी तरीके से जब आपने कोल्ड ड्रिंक बाहर निकाल के रखा, उसका टेम्परेचर जो भी होगा, लेकिन वो ठंडा था, इन्वायरमेंट कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा गर्म है, तो वो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल अपने सराउंडिंग एरिया के साथ अपने टेम्परेचर को शेयर करने लगता है, और वो सराउंडिंग एरिया अपने टेम्परेचर को इस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के साथ शेयर करने लगता है। इसका रिजल्टेंट ये होता है कि वो धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल गर्म होने लगता है। लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ शेयर हुआ तो इन्वायरमेंट भी ठंडा होने लगता है, और उस कंडीशन में जो ह्यूमिडिटी है उस बॉटल के आसपास या फिर जो वाटर वेपर है हमारे इन्वायरमेंट में, वो धीरे धीरे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और वो सेटल कर जाता है ऑन द कवर ऑफ दैट कोल्ड ड्रिंक बॉटल। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है एवोपोरेशन, और एवोपोरेशन के साथ थोड़ा सा बॉइलिंग भी देखेंगे। एवोपोरेशन समझिएगा कि किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जबकि बॉइलिंग के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस ये है। दूसरी बात की अगर हम बात करें बॉइलिंग के बारे में, तो बॉइलिंग बल्क फिनोमेनन है। दैट मीन्स कि जो भी कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में आप चीज़ों को गर्म कर रहे हैं, वो जब बॉयल होने स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे वो एक रेंडम फोर्स के साथ वो पूरा कंटेनर का पानी उबलने लगता है। जबकि एवोपोरेशन में क्या होता है, सरफेस का जो पार्टिकल है वो सबसे पहले एनर्जी लेता है, टेम्परेचर गेन करता है, और वो वाटर में कन्वर्ट होके इन्वायरमेंट में निकल जाता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस था एवोपोरेशन में और बॉइलिंग में। अब अगर हम बात करें एवोपोरेशन के बारे में, तो एवोपोरेशन कॉज करता है कूलिंग। तो डे टू डे लाइफ में आपने कभी पजल किया होगा कि अगर कभी नेल पॉलिश रिमूवर, जिसे हम एसीटोन भी कहते हैं, वो अगर हमारे पाम में आ जाता है तो हमें ठंड क्यों लगता है? तो देखिएगा, जब एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर या पेट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है, हमारे पाम में आता है, तो वो लिक्विड हमारे बॉडी के अंदर से हमारे पाम के हीट को वो इनटेक करता है, और उस कंडीशन में वो बहुत जल्दी एवोपोरेट होने लगता है। और जैसे एवोपोरेट होना स्टार्ट होता है, आपको थोड़ा ठंडक सा लगता है, आपके पाम में थोड़ा कूल सा फील होता है। तो इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि एवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब हम बात करेंगे कि एवोपोरेशन को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो जनरली 4 मेथड होता है जिससे हम एवोपोरेशन को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 कि आप विंड स्पीड को बढ़ा दीजिए। आपने कभी देखा होगा कि कभी कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो उसे पंखे के सामने हम रख देते हैं, जल्दी सूख जाता है। उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर सकते हैं। भीगे हुए कपड़े को धूप में रखेंगे तो जल्दी सूखेगा, उसके ऊपर गर्म प्रेस लगाएंगे तो वो जल्दी सूखेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, विंड स्पीड बढ़ा दिया। अगर सरफेस एरिया को हम बढ़ा देते हैं तो उससे भी एवोपोरेशन जल्दी होता है। सपोज कि एक ग्लास है, एक ग्लास में एक गिलास पानी भरा हुआ है, उसे अगर आप छोड़ देंगे तो शायद एक आध महीने में या 15 दिन में से वो ग्लास खाली हो जाएगा, उसके वाटर, एंटायर वाटर एवोपोरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी वाटर को आप सरफेस पे या फिर एक बड़े से बर्तन में आप डाल देंगे तो वो शायद 1-2 दिन में ही एवोपोरेट होके निकल जाएगा। दैट मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीज करने से भी रेट ऑफ एवोपोरेशन बढ़ता है। चौथा, अगर जो हमारे इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है, अगर उस ह्यूमिडिटी को हम कम कर देते हैं तो भी एवोपोरेशन का रेट बढ़ जाता है।
अब दो बातें और बता देता हूं। जब बेसिकली इसे हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है समझिएगा। तो लेटेंट को आप याद करने के लिए, समझने के लिए आप हिडन हीट समझ सकते हो। हिडन हीट के रूप में, छुपे हुए हीट के रूप में आप देख सकते हो क्या होता है। जब आप पानी को बॉईल करने लगते हो तो अगर आप लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर नापोगे तो वो स्टार्ट होता है, चाहे रूम टेम्परेचर के टेम्परेचर से वो स्टार्ट होगा, या फिर अगर आइस कोल्ड वाटर है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा। वो इंक्रीज करेगा, आप हीट लगातार दिए जा रहे हैं, वो गर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और टेम्परेचर स्केल एक जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका गैस अभी भी ऑन है, आप एनर्जी सप्लाई, हीट एनर्जी अभी भी सप्लाई कर रहे हो उस गैलन ऑफ वाटर को या फिर उस बीकर ऑफ वाटर को। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। उसके पीछे बेसिकली फेनोमेनन क्या होता है कि उसके बाद जो आप हीट 100 डिग्री एक सैचुरेशन पॉइंट है, एक हाईएस्ट मार्क है जहां तक टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद वो टेम्परेचर आपको दिखेगा नहीं कि वो टेम्परेचर कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। एक्चुअली में टेम्परेचर अगर आप अभी भी दे रहे हो, अभी भी हीट सप्लाई है, तो कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी जा रहा है। तो वो एनर्जी बेसिकली उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड का, उसको वो कन्वर्ट कर देता है और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, वाटर वेपर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसे हम बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब आप चीज़ों को ठंडा करोगे तो से वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे 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 वही 0 डिग्री सेल्सियस तक आप पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बाद जब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा और उसमें जो लिक्विड था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि एक ऐसा कंडीशन होगा, मैंने आपको बताया कि सॉलिड को आप बहुत कम कंप्रेस कर सकते हो, आप बहुत कम प्रेशराइज कर सकते हो, लिक्विड को उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। जबकि गैस के ऊपर अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है। तो अगर गैस के ऊपर आप लगातार से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो फाइनली वो जो स्टेट ऑफ गैस है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। मतलब वो जो गैस था उसके ऊपर जब आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, लिक्विड फॉर्म में। और यही कारण है कि जो आपके घर में रसोई घर होता है, एलपीजी सिलेंडर होता है, उसे जब आप थोड़ा हिलाएंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि उसके अंदर कुछ लिक्विड सा होता है। तो पहले साइंस क्लास में बस इतना ही। आने वाले क्लासेस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर लेवल का करने वाले हैं।